Hey everyone, welcome to all on my YouTube channel that is शकुंतला गाइड क्लासेस. होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो गाइज आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक रहने वाला है वो है कलेक्टिव बार्गेनिंग. तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं. इससे पहले की क्लास में हमने वर्कर पार्टिसिपेशन का टॉपिक कवर किया था. तो आज का हमारा टॉपिक है कलेक्टिव बार्गेनिंग. तो देखिए कलेक्टिव बार्गेनिंग होता क्या है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए. मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी जो है डिस्कस किया था इसके बारे में कि कलेक्टिव बार्गेनिंग दो वर्ड से मिलकर बना है, कलेक्टिव एंड बार्गेनिंग. कलेक्टिव क्या होता है, जब मिलजुल कर जो है, और बार्गेनिंग क्या होता है, समझौता करना. लाइक हम अगर किसी शॉप पर जाते हैं कोई सामान खरीदने, तो यहाँ पर शॉप पर जाते हैं तो कस्टमर के बीच में मतलब हमारे बीच में और जो शॉपकीपर है उसके बीच में क्या है, एक नेगोशिएशन होता है, एक समझौता होता है. कस्टमर जो है वो बताता है कि मुझे इस प्राइस पर ये सामान चाहिए, और जो आपका शॉपकीपर है वो बताता है कि ठीक है इस प्राइस पर मैं आपको ये सामान देने के लिए तैयार हूँ. तो इसको बोलेंगे बार्गेनिंग करना. और कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या हो जाएगा, जब मिलजुल कर बार्गेनिंग की जाती है. वहीं अब हमें बिजनेस के पर्पज से कलेक्टिव बार्गेनिंग देखनी है. तो देखिए बिजनेस के पर्पज से क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कलेक्टिव बार्गेनिंग कैसे होती है कि यहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई है. ठीक है, एम्प्लॉयर क्या चाहता है कि उसका जो एम्प्लॉई है अच्छे से काम करे, अच्छी प्रोडक्टिविटी करे, और मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो भी उनका ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का उसको अचीव करने में हेल्प करे. वहीं आपका जो एम्प्लॉई है उसका क्या मोटिव रहता है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव रहता है कि उसको अच्छी सैलरी मिले, अच्छा खासा वर्क इन्वायरमेंट हो, उससे रिस्पेक्ट मिले. ठीक है, तो यहाँ पर वो दोनों जो है आपस में क्या करते हैं, कोई समझौता करते हैं, कोई भी मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो, कुछ भी उनके बीच में एक नेगोशिएशन हो जाता है, जिससे कि वो बताता है, एम्प्लॉयर बताता है कि आप अगर इतनी वेजेस पर हमारे यहाँ पर काम करोगे इस एफिशिएंसी के साथ, तो हम आपको ये सब आपको प्रोवाइड करेंगे. तो इसको बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग. तो सबसे पहले कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग एक जॉइंट मतलब मिलजुल कर कंसल्टेशन की प्रोसेस है. कंसल्टेशन का मतलब सलाह मशवरा करना कि यहाँ पर एम्प्लॉयर अपनी नीड्स बताएगा, अपनी जो वो चाहता है वो बताएगा वांट्स, और एम्प्लॉई अपनी बताएगा, और दोनों फिर एक पॉइंट पर आकर एग्री कर जाते हैं कि ठीक है हम दोनों इस पर एग्री करेंगे. तो वो कहलाती है आपकी जॉइंट कंसल्टेशन प्रोसेस. तो ये क्या होती है, ये एक प्रोसेस होती है किस चीज की, गिव एंड टेक. मतलब एक पर पार्टी कुछ देगी और दूसरी पार्टी कुछ लेगी. तो गिव एंड टेक जो यह होती है किसके बीच में, आपके एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में, रिप्रेजेंटिंग देयर कंसर्न थ्रू अ रिकॉग्नाइज्ड यूनियन. वो क्या करती है, अपने जो इश्यूज है, अपनी जो प्रॉब्लम्स है, जिस टॉपिक पर उनको डिस्कस करना है, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनियन के द्वारा जो है वो आपस में जो है क्या करती है, बताती है, एक दूसरे को जो है इन्फॉर्म करती है, और उसके बेस पर वो कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं, गिव एंड टेक का डिसीजन लेते हैं कि कौन सी पार्टी क्या देगी, किस बात पर दोनों पार्टियां एग्री करेगी. वो कहलाता है आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग. क्लियर. तो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग परमिट मतलब अलाउ करता है किसको, एम्प्लॉइज को, कि वो क्या करे, पार्टिसिपेट करे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन सेट की गई है, किसके लिए, जॉब के पर्पज से, एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से जो भी टर्म्स एंड कंडीशन सेट की गई है ना, तो उसके अंदर एम्प्लॉइज को अलाउ करता है कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन इंडिविजुअल बेस पर नहीं. किस बेस पर, एक यूनियन के बेस, एक यूनियन के थ्रू, मतलब एक ग्रुप के बेस पर, मतलब एक यूनियन बनी होती है, आपको पता है लेबर की यूनियन होती है और एम्प्लॉयर होते हैं अलग से अपने. तो जो यूनियन लेबर के लिए यूनियन होती है वही उसको रिप्रेजेंट करती है. जो भी यूनियन लेबर के जितने भी आपके इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, एम्प्लॉय जो भी अपनी डिमांड रखना चाहती है, वो अपने यूनियन का जो मेंबर है, जो लीडर है, उसके थ्रू अपनी डिमांड रखती है. ठीक है, और एम्प्लॉयर अपनी रखता है, और उसके बेस पर वो दोनों आपस में क्या करते हैं, डील करते हैं, कोई समझौता करते हैं. ये एक्चुअली क्या होती है, एक पार्टिसिपेटिव प्रोसेस होती है. पार्टिसिपेटिव का मतलब क्या होती है, उसके अंदर पार्ट लेना, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर पार्टिसिपेशन करना. ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉय भी पार्टिसिपेट करते हैं और एम्प्लॉयर भी पार्टिसिपेट करते हैं. और क्या करते हैं, ये कंसल्टिंग टेक्निक है. कंसल्टिंग मतलब सलाह मशवरा करने की एक टेक्निक है, जो कि क्या है, दैट इज बीइंग प्रेस्ड इनटू सर्विस बाय यूनियन एंड मैनेजमेंट टू रिकॉन्सिल देयर कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट. जो कि क्या है, यूनियन वाले और जो मैनेजमेंट वाले हैं वो दोनों ही क्या करते हैं, इस टेक्निक का यूज करते हैं ताकि वो किस चीज को पहचान सके, रिकॉन्सिल मतलब पहचानना, किस चीज को, वो ऐसे इश्यूज को, ऐसी प्रॉब्लम को
पहचान सके जिसके अंदर उनके बीच में कंफ्लिक्ट राइज हो सकता है, तो उसके लिए वो पहले ही अपना कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। तो बेसिकली इस सब का अगर मैं क्रक्स बोलूं तो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है? कलेक्टिव बार्गेनिंग एक डील होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है आपकी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच में, जहां पर वो दोनों पार्टी किसी एक पॉइंट पर आकर जो है एग्री कर जाती है, एक दूसरे की बात मान लेती है, उसे कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग करना। उसके बाद में अब आएगा आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग की आखिरकार कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ये जो पूरी मीनिंग है आपको ये समझने में आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बहुत हेल्प करती है। तो अब हम इसको समझेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसकी। अब इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो क्या आती है? इट इज अ ग्रुप एक्शन। ऑब्वियसली आपको मैं ये बात पहले ही बता चुकी कि ये क्या है, ग्रुप का एक्शन होता है, किसी इंडिविजुअल का एक्शन नहीं होता। ग्रुप का एक्शन कैसे है? क्योंकि यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते, मतलब वो जो है इसके अंदर इंडल्ज होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? लेबर का रिप्रेजेंटेटिव कौन होती है? उसकी ट्रेड यूनियंस होती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट साइड से देखो अगर हम बात करें तो आर इट्स डेलीगेट्स एट द बिगिनिंग टेबल। तो मैनेजमेंट साइड्स पर जो उसके मैनेजर्स होते हैं वो होते हैं उस टेबल पर। और जबकि अगर हम वर्कर की साइड से देखें तो वर्कर की साइड से कौन होते हैं? ट्रेड यूनियन होती है, जो कि उस पूरी की पूरी लेबर को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए यहाँ पर ग्रुप्स जो है उनके इश्यूज को देखा जाता है, पूरे ग्रुप को देखकर चला जाता है, एक इंडिविजुअल को देखकर नहीं चला जाता। देन आती है इट इज फ्लैक्सिबल एंड मोबाइल एंड नॉट फिक्स्ड और स्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब क्या है कि ये जो है चेंज, फ्लैक्सिबल का मतलब होती है चेंज होती रहती है, ये कभी फिक्स नहीं रहती, कभी स्टैटिक नहीं रहती। कहने का मतलब क्या है? देखो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो भी उनका समझौता होता है वो चेंज होता रहता है। अब जैसे कि अगर मैं बोलूं पहले के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, तो उस टाइम पर जो हो सकता है एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन के बीच में रिलेशन अलग होते थे। उस टाइम पर उनसे ज्यादा काम करवाया जाता था, इतने पे भी नहीं किया जाता था। लेकिन आज के टाइम में टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है, तो अब जो है वर्कर और मतलब कम एफर्ट लगा के भी अच्छा वर्क कर लेते हैं। ठीक है, तो अब दोनों की डिमांड अलग होगी ना। उस टाइम पर जो वर्कर्स की या जो एम्प्लॉयर की डिमांड थी दोनों अलग थी, और इस टाइम पर अलग होगी। तो इसने यही बोल रखा है कि हमेशा क्या होती है, एक म्यूचुअल गिव एंड टेक होती है फाइनल एग्रीमेंट। म्यूचुअल गिव एंड टेक का मतलब क्या है? दोनों पार्टी जो है अपनी अपनी सहमति से एग्री करती है कि कितना क्या किसने देना है, क्या किसने लेना है। ठीक है, और फिर बाद में जो है वो फाइनल सेटलमेंट पर पहुंचती है। तो ये अगर मान लो किसी भी पार्टी ने अगर कोई भी अपनी सहमति नहीं जताई, तो उसके अकॉर्डिंग जो है फिर वो अपने जो भी उनकी इश्यूज है उसमें थोड़ा चेंजेस कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है फ्लैक्सिबल होता है, ये चेंज होता रहता है। उसके बाद में आता है इट इज अ टू पार्टी प्रोसेस। ये ऑब्वियस ही बात है, एक अकेला बंदा खुद से बार्गेनिंग करेगा क्या कभी? नहीं ना, बार्गेनिंग तो दूसरे से ही करनी पड़ेगी। तो ये हमेशा दो पार्टी की प्रोसेस होती है, दो पार्टी इसमें इंडल्ज होती है, एक कोई भी म्यूचुअल उनकी अंडरस्टैंडिंग होने के लिए। देन आती है इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या होता है? देखिए ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वन टाइम प्रोसेस होगी। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन करना है तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को हर एक बात पर जो है अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हर एक बात को जो है आपस में सलाह मशवरा करके ही करना चाहिए। क्योंकि पहले तो हो सकता था चलो कि एम्प्लॉय से नहीं पूछा जाता था, लेकिन आज के टाइम में जो है हर एक जो भी अगर डिसीजन लेना होगा एम्प्लॉयर को तो वो अपने एम्प्लॉय से सलाह मशवरा कर कर ही लेगा। क्योंकि अगर एम्प्लॉय उस पर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो एम्प्लॉय चला जाएगा, और अगर एम्प्लॉय चला जाएगा तो एम्प्लॉयर कैसे अपना वर्क करेगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। कंटिन्यू जो है उनके बीच में गिव एंड टेक, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है, म्यूचुअल गिव एंड टेक, ये सब चलता रहता है। तो ये एक मैकेनिज्म होती है किस चीज की? कंटिन्यू और ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप रखना, उनके बीच में रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए आपकी मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन के बीच में। तो ये जो है कंटिन्यू चलता ही चलता रहता है। उसके बाद में आपका आता है इट इज अ डायनामिक एंड नॉट स्टैटिस्टिक। तो डायनामिक की बात हमने करी थी। डायनामिक क्या होता है? जो चेंज होता रहता है। तो यहाँ देखिए ये जो है आपको पता है कि ये न्यू कॉन्सेप्ट है, और ये जो है लगातार बढ़ता ग्रो कर रहा है, एक्सपेंड हो रहा है और चेंज हो रहा है। पास्ट के टाइम पर अगर हम देखें तो ये क्या था, इसको यूज किया जाता था इमोशनल, टर्बुलेंट या सेंटिमेंटल के रूप में। लेकिन अब जो है ये और ज्यादा साइंटिफिक हो गया है, फैक्चुअल हो गया है, सिस्टमेटिक हो गया है, इसका कवरेज जो है वो भी बढ़ गया है। मतलब आज के टाइम में जो है
पहले इसको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता था, पहले जो है एक दूसरे के से इतना सलाह मशवरा लेके नहीं किया जाता था, लेकिन आज के टाइम में जो है इसको किया जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू चेंजिंग इन्वायरमेंट भी जो है आपकी जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, तो ये जो है ये बदलती रहती है, कभी भी एक जैसी नहीं रहती, ये डायनामिक इसका जो है नेचर रहता है हमेशा। उसके बाद में आएगा आपका इट इज इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एट वर्क। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? देखो, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी जो है वो क्या है? गवर्नमेंट ऑफ लेबर विद द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द वर्कर। देखो, जो वर्कर्स होते हैं ना, उसको चलाने के लिए तो वर्कर की ही सलाह से, वर्कर की ही मन मर्जी से ही क्या बनाई जाती है? लेबर की एक गवर्नमेंट बनाई जाती है, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये क्या है? ये इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी होती है वर्क पर, मतलब गवर्नमेंट की जो लेबर होती है उनकी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो अपनी जो है, जैसे ट्रेड यूनियन बनाते हैं तो वो ट्रेड यूनियन जो है सारा वर्क करती है। तो ये क्या है? जो प्रिंसिपल ऑफ आर्बिट्रेरी unilateralism has given way to that of self-government in industry. It is self-government in action. It is the projection of a management policy which gives the worker the right to be heard. कहने का मतलब क्या है कि वर्कर के जो है, वर्कर के लिए सारा काम कौन करती है? ट्रेड यूनियन करती है। तो ट्रेड यूनियन क्या करती है? वो सेल्फ गवर्नमेंट होती है एक्शन में, वो सारा काम खुद से करती है। तो ये क्या करती है? ये एक मैनेजमेंट पॉलिसी में क्या है? प्रोजेक्शन लगाकर चलती है, पहले से ही एस्टिमेट लगाकर चलती है कि मैनेजमेंट की क्या पॉलिसी नेक्स्ट हो सकती है, और फिर उसके बेस पर क्या है? वर्कर को अपने राइट्स मिलते हैं, उनको ये राइट मिलता है कि उनकी बात को सुना जाएगा, उनको भी समझा जाएगा। तो ट्रेड यूनियन जो है वो सारी बात उनके सामने रखती है। तो इसीलिए यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी होती है। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, जहाँ पर वर्कर्स की सुनी जाती है, उनसे उनका वोटिंग पावर लिया जाता है, उनसे वोट करवा कर या कैसे भी उनका सलाह मशवरा किया जाता है। ठीक है, फिर आता है कलेक्टिव बार्गेनिंग इज नॉट ए कॉम्पिटिटिव प्रोसेस बट इट इज ए कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस। तो देखो क्या होता है, यहाँ पर कॉम्पिटिशन नहीं, कॉम्प्लीमेंट चलता है, मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों मिलकर एक दूसरे को पूरा करते हैं, ना कि दोनों कंपटीशन में। क्योंकि अगर दोनों कंपटीशन में चलेंगे तो कैसे ऑर्गेनाइजेशन रन करेगा? क्या आप एक बात बताओ, ऑर्गेनाइजेशन चल सकता है अगर दोनों एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे? क्योंकि एम्प्लॉयर के बिना एम्प्लॉई अधूरा है, क्योंकि उसको सैलरी कौन देगा, और एम्प्लॉय के बिना एम्प्लॉयर अधूरा है, काम कौन करेगा? राइट। तो दोनों ही मिलजुल कर जो है काम करते हैं, तभी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। इसीलिए ये कोई कॉम्पिटिटिव प्रोसेस नहीं होती, ये एक दूसरे को पूरा करने की प्रोसेस है, कॉम्प्लीमेंट्री है। हर एक पार्टी को जो है किसी ना किसी की जरूरत होती है अदर पार्टी से। इसीलिए ये आपको पता है लेबर क्या करती है? ज्यादा प्रोडक्टिव एफर्ट्स लगाती है, और मैनेजमेंट उसके लिए क्या करती है? पे करती है। तो यहाँ पर दोनों जो है एक दूसरे को मिलकर अपना पूरा करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं। फिर उसके बाद में आता है इट इज एन आर्ट एंड एडवांस फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिलेशन। देखो, आर्ट का मतलब क्या है? आपको पता होगा आर्ट का मतलब जब आप क्या करते हो, प्रैक्टिकल चीजों, जो आपकी थ्योरेटिकल चीजें होती है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो। तो जो ये कलेक्टिव बार्गेनिंग सिर्फ बुकिश नॉलेज के लिए नहीं है, हम सिर्फ बुक में नहीं पढ़ते, ये रियल लाइफ में होने वाली चीजें हैं, रियलिटी में ये चीज की जाती है। और ये तो सबसे ज्यादा होती है कि आज के टाइम में एम्प्लॉय से पूछना, एम्प्लॉयर की बात सुनना, हर मतलब कोई भी पर्सन अगर कोई किसी के लिए काम करता है ना, बदले में उसको भी कुछ चाहिए, फ्री में कोई काम नहीं करके देता। तो आज के टाइम में तो ये जो है सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है। तो ये क्या होती है? एक आर्ट है जो कि ह्यूमन रिलेशन की जो जितनी भी आपकी फॉर्म होती है उसकी सबसे एडवांस फॉर्म है। ये इस यहाँ देखो, यहाँ पर जो लिखे है ना गाइस, आपको मैं नहीं कहती है सारा एस्टेस पढ़ना है या कुछ भी, आपको जस्ट ये जो है इसके पॉइंट समझने हैं, इसीलिए इनको एज अ डीपली मैं नहीं करवा रही, लेकिन यस आपको हर एक का मीनिंग बिल्कुल क्लियर करवाऊंगी। तो ये थे हमारे कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स कलेक्टिव बार्गेनिंग के। अब जो आपके नेक्स्ट आता है दैट इज टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। तो देखो, वैसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के, जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो आपके ऑलमोस्ट 6 टाइप्स रहने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला आपका यहाँ पर क्या है? कंजक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। फिर रहने वाला है, एक सेकंड में कलर चेंज कर लूं, फिर आपका रहने वाला है कोऑपरेटिव और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग, कंपोजिट बार्गेनिंग। दो यहाँ पर और है आपके, एटीट्यूडिनल रिस्ट्रक्चरिंग बार्गेनिंग और इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग। तो अब ये होती क्या है आपको जो है ये बतानी है।
तो देखो, सबसे पहले हम जो है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग की, मैं पहले आपको यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ और नेक्स्ट आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, इसका अनदर नेम सबसे पहले तो आपको लर्न होना चाहिए, दैट इज कंजक्टिव बार्गेनिंग। क्या होता है कंजक्टिव बार्गेनिंग? तो इसके अंदर क्या है, द इकोनॉमिक इश्यूज लाइक वेजेस, सैलरी एंड बोनस आर डिस्कस। जितने भी आपके जो इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं ना, फिर वो चाहे आपके वेजेस के रिगार्डिंग है, सैलरीज के रिगार्डिंग है, बोनस के रिगार्डिंग है, वो सारे यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग के अंदर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है, वन पार्टी गेन इज अनदर पार्टी लॉस, कि एक पार्टी का अगर कहीं पर भी गेन होगा ना, तो वो दूसरी पार्टी का लॉस होगा। अब यहाँ पर देखो, अगर एम्प्लॉयर जो है वो क्या कर रहा है, सैलरी पे करेगा एम्प्लॉय को, तो यहाँ पर एम्प्लॉय को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, वही एम्प्लॉयर को पैसे देने हैं तो उसको लॉस हो रहा है। तो ये कहलाती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग इज टेंड्स टू बी मोर कॉम्पिटिटिव, ये सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव जो है वो आपकी होती है। उसके बाद में आती है आपकी इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग क्या होती है, जहां पर नेगोशिएशन होता है किसके बीच में, ऑफ इश्यू ऑन विच बोथ द पार्टीज में गेन और एट दिस नाइदर पार्टी लॉस। पहले वाली डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग क्या कहती थी, एक पार्टी का नुकसान दूसरी पार्टी का फायदा, पहली पार्टी का फायदा तो दूसरी का नुकसान। जबकि ये क्या कहती है, या तो दोनों ही पार्टी को फायदा होगा या दोनों ही पार्टीज को क्या होगा, मतलब या तो दोनों पार्टी को फायदा होगा या फिर किसी भी पार्टी को नुकसान तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आती है, यहाँ पर वो इश्यूज आते हैं जो कि दोनों पार्टीज के रिगार्डिंग होते हैं, दोनों ही पार्टी को होगा, अगर फायदा हो रहा है तो दोनों को होगा, नुकसान है तो किसी को भी नहीं होगा, या नुकसान हो रहा है तो दोनों को होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग जो है वो ज्यादा कोऑपरेटिव होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग के कंपैरिजन में, ठीक है। कोऑपरेटिव का मतलब क्या है, कोऑपरेट के साथ होती है दोनों में। और इसका अनदर नेम क्या होगा, इंटीग्रेटिव को हम कोऑपरेटिव बार्गेनिंग भी कह देते हैं, इसका अनदर नेम, ओके। फिर आता है आपका एटीट्यूडिनल रिस्ट्रक्चरिंग बार्गेनिंग। अब ये क्या होती है, यहाँ पर शेपिंग एंड रीशेपिंग सम एटीट्यूड लाइक ट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट, फ्रेंडलीनेस और हॉस्टिलिटी बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। यहाँ पर क्या होता है, नाम से पता लग रहा है ना, एटीट्यूड डेवलप करना। तो यहाँ पर जो है मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में या फिर लेबर के बीच में क्या है, उनकी एटीट्यूड को डेवलप करने पर फोकस किया जाता है। लाइक कोई भी उनके ट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट जो है उनको देखना, फ्रेंडलीनेस, आपस में वो कितने फ्रेंडली है, हॉस्टिलिटी उनकी कैसी है, तो उस चीज को डेवलप करना आपकी इस बार्गेनिंग में आता है। उस चीज के रिगार्डिंग जो है वो आपकी ये बार्गेनिंग कहलाती है। यहाँ पर जो एम क्या होता है इनका, मेंटेन करना स्मूथ और हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड इट क्रिएट ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन अमंग द पार्टीज। तो बेसिकली इस बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है, इसका मेन एम क्या होता है कि पार्टीज के बीच में क्या करना, कोऑपरेशन और ट्रस्ट की भावना को डेवलप करना। फिर आती है आपकी इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग। इसका एम क्या होता है, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो इंट्रा का मतलब क्या होता है, दो चीजें होती है, एक होती है इंटर ऑर्गेनाइजेशन और एक होती है इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं इंट्रा की बात करती हूँ ना, तो वो तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, और वहीं अगर मैं इंटर की बात करूँ तो वहां दो अलग अलग, दो बाहर के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, ठीक है। तो इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, जिसके अंदर जो है जो भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको रिसॉल्व करना इसका एम होता है। ये टाइप होती है किस चीज की, maneuvering to achieve consensus with the worker and management even within the union there may be difference between groups। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी उनके बीच में प्रॉब्लम्स आएगी, जो भी इश्यूज होंगे, उन सबको जो है सॉल्व करने पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो इसका एम क्या होता है, कंसेंसस को अचीव करना, जो भी कन्फ्लिक्टिंग ग्रुप होते हैं, मतलब जिन जिन ग्रुप्स के बीच में ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स राइज होते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम आती है, उन दोनों की क्या करना, सहमति ले लेना, वो आपका इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग का पार्ट होगा, ठीक है। तो ये थी आपकी इसके टाइप्स, लेकिन अभी हम इनको और डिटेल में करेंगे, दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू। तो देखो, अब सबसे पहले आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। तो डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व हैगलिंग ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। यहाँ पर सरप्लस के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पर जितने भी इकोनॉमिक इश्यूज, जैसे कि हमने उसमें बोला, उन सबको डिस्कस किया जाता है। आपके वेजेस, सैलरी, इकोनॉमिक इश्यूज मतलब वो सारे के सारे इश्यूज जो कि आपके मनी से रिलेटेड होते हैं। और आपको जो याद रखना है वो क्या रखना है, एक पार्टी का फायदा होगा तो दूसरी पार्टी का यहाँ पर
नुकसान होगा। समझ में आया? एक पार्टी का फायदा तो दूसरी पार्टी का नुकसान, वो कहलाती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। और यहाँ पर क्या होता है, दोनों पार्टी जो है ना एक दूसरे का हिस्सा छीनने की कोशिश करती है। देखो एक दूसरे को मतलब हर कोई चाहता है उसे उससे ज्यादा मिले, एक पार्टी को दूसरे से ज्यादा मिले। तो यहाँ पर जो है वो एक साथ काम करते हैं लेकिन अपना हिस्सा ज्यादा करना चाहते हैं, उसको बड़ा करना चाहते हैं, दूसरे से छीन के दूसरे का हिस्सा काट के अपना बड़ा करना, मतलब एक का फायदा करना बेशक दूसरे को नुकसान होता रहे। इसीलिए ये बार्गेनिंग सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव होती है और इसी को कंजक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। जो जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, आपको बेसिकली वो चीजें पता होनी चाहिए। ओके, फिर आती है आपकी इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, जिसको कि हमने क्या नाम कहा था, कोऑपरेटिव बार्गेनिंग का नाम भी बोला था, कोऑपरेटिव बार्गेनिंग। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपको बताया था नेगोशिएशन किसके बीच में होता है, दोनों पार्टीज के बीच में जो भी इश्यूज आते हैं, मतलब दोनों पार्टीज को या तो गेन होगा या फिर किसी भी पार्टी को एटलीस्ट नुकसान तो नहीं होगा। ठीक है, वो आपका इसमें आता है। तो यहाँ पर अब जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉई साइड्स में बार्गेन ओवर द बेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम और अ बेटर जॉब इवेल्युएशन मेथड। देखो एम्प्लॉयर के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो एम्प्लॉयर की साइड से जो बंदे खड़े होंगे, जो भी आपके मैनेजर्स खड़े होंगे, और जो एम्प्लॉई की साइड से जो वर्कर्स की साइड से जो यूनियन खड़ी होगी वो, तो दोनों आपस में बार्गेन करेंगे किस चीज के ऊपर, कि एम्प्लॉई वाले बोलेंगे आपको बेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम लगाना चाहिए या फिर आपको जॉब इवेल्युएशन का मेथड बेटर करना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या है, फायदा दोनों पार्टी को होगा। क्यों, ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर बेटर लगाओगे तो एम्प्लॉय को फायदा होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन का भी तो फायदा है ना, अच्छे से काम करेंगे तो अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी, अच्छी उनको एफिशिएंसी मिलेगी, तो अच्छा प्रॉफिट भी तो होगा। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर दोनों पार्टीज को फायदा होगा या तो, या फिर नुकसान तो एटलीस्ट किसी भी पार्टी को नहीं होगा। तो यहाँ पर दोनों पार्टी क्या कोशिश करती है, मेक मोर ऑफ समथिंग, किसी चीज का डबल और ज्यादा से ज्यादा करना, इसीलिए ये ज्यादा कोऑपरेटिव होती है। ठीक है, आपकी ऊपर वाली कॉम्पिटिटिव थी, बट ये क्या होती है, कोऑपरेटिव होती है। फिर उसके बाद में आती है आपकी एटीट्यूडिनल रिस्ट्रक्चरिंग, जहां पर मैंने क्या बोला आपको, एटीट्यूड को डेवलप करना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, कि दोनों में आपस में क्या हो, ट्रस्ट की भावना आए, आपस में फ्रेंडली ट्रीट करे एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर आपका जो है इस बार्गेनिंग के अंदर हमें देखने को मिलेगा। ओके, तो जब भी क्या होगा, बिटरनेस अगर आती है दोनों पार्टी में, तो एटीट्यूडिनल रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो जरूरी हो जाती है, ताकि उनके बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, स्मूथली चल सके। तो ये क्या होती है, एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप करने की कोशिश करती है जहां पर दोनों पार्टीज के बीच में ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन की भावना आ जाए। फिर आती है आपकी इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग। यहाँ पर हमने क्या बोला था, जहां पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उनको सोल्व करने पर फोकस किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो भी जिस भी पार्टीज में ज्यादा क्या आएगी, प्रॉब्लम्स आ रही होगी, उसी पार्टीज में क्या होगा, ये कोशिश की जाएगी कि उनके बीच में जो है अच्छा रिलेशन बनाया जा सके। यहाँ पर हम एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, देखिए फॉर एग्जाम्पल, skilled worker may feel that they are neglected or women worker may feel that their interests are not looked after properly। तो यहाँ पर मैंने देयर में भी डिफरेंस आएगा, तो इसीलिए वो क्या करेंगे, देखो जो स्किल्ड वर्कर होंगे, जो अच्छे पढ़े लिखे वर्कर है, उनको ये लग सकता है कि हो सकता है उनको निग्लेक्ट किया जा रहा है, या फिर अगर वुमेन वर्कर्स है ऑर्गेनाइजेशन में, उनको ये लग सकता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, उनके इंटरेस्ट को नहीं देखा जा रहा। तो यहाँ पर क्या है, दोनों पार्टीज में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएंगे ना, तो इस कॉन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व करने के लिए ही आपकी इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग की जाती है। फिर उसके बाद में आपकी और भी बहुत सारे टाइप्स है, आप देखिए ध्यान से, ये न्यू है आपके लिए। प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग, प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग क्या होती है, जिसमें क्या है, इन्वॉल्व बोथ पार्टीज नेगोशिएटिंग अराउंड प्रोडक्टिविटी एंड पे। यहाँ पर दोनों पार्टीज किस चीज के बीच में समझौता करती है, प्रोडक्टिविटी और पे के बीच में। मतलब यहाँ पर क्या है, और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में मतलब समझौता होता है। एम्प्लॉयर बोलेगा कि अगर आप इतनी प्रोडक्टिविटी करोगे तो उसके बेस पर आपको इतना पे मिलेगा, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। तो इसीलिए यूनियन सजेस्ट करती है कि उनको हाई
ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिले, ताकि उनकी क्या हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो इसीलिए ये क्या है, अननोन होता है बिजनेस के लिए, इसलिए टारगेट ओरिएंटेड बोनस में बी सजेस्टेड और न्यू वे ऑफ इंप्रूविंग द प्रोसेस। तो बेसिकली प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग में आपने यही करना है, जहां पर दोनों पार्टीज क्या करती है, प्रोडक्टिविटी और पे के रिगार्डिंग क्या करती है, आपस में समझौता करती है, नेगोशिएशन करती है। ठीक है, फिर उसके बाद में आती है आपकी कंपोजिट बार्गेनिंग। कंपोजिट बार्गेनिंग का मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पर नेगोशिएशन होता है दैट फोकस ऑन ए नंबर ऑफ एलिमेंट दैट आर नॉट रिलेटेड टू पे। यहाँ पर वो बहुत सारे एलिमेंट्स जो है उनके ऊपर फोकस किया जाता है, जो कि आपकी सैलरी से, आपके पे से रिलेटेड नहीं होते। ये रिलेटेड होते हैं किस चीज से, एम्प्लॉय के वेलफेयर से और जॉब की सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, ये कवर करेंगे फैक्टर, जैसे कि क्या क्या फैक्टर कवर करेंगे, वर्किंग कंडीशन कैसी होनी चाहिए, पॉलिसीज क्या बनाएंगे, रिक्रूटमेंट, डिसिप्लिनरी प्रोसेस, इन सब चीजों पर ये फोकस करेंगे। तो इसका बेसिकली एम क्या होता है, ये इंश्योर करना, ये चेक करना क्या म्यूचुअली बेनिफिशियल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होने चाहिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। ठीक है, तो कंपोजिट बार्गेनिंग में बेसिकली क्या आता है, आपकी सैलरी नहीं आती, यहाँ पर नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट्स को देखा जाता है, जो भी वेलफेयर के रिगार्डिंग होते हैं और जॉब की सिक्योरिटी के रिगार्डिंग होते हैं। तो इनके बीच में समझौता किया जाता है। मतलब यहाँ पर एम्प्लॉयर जो है वो क्या कहेगा कि रिक्रूटमेंट कैसे करनी है, पॉलिसीज क्या बनाए, वर्किंग कंडीशन कैसे बनाए, तो यहाँ इन चीजों पर जो आपस में सलाह मशवरा करते हैं। फिर आती है कंसेशनरी बार्गेनिंग। ये बेस्ड होती है किसके ऊपर, यूनियन गिविंग बैक प्रीवियस बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयर। फॉर इंस्टेंस ट्रेड यूनियन मे एग्री टू लोअर वेजेस इन रिटर्न फॉर जॉब सिक्योरिटी। कंसेशनरी का बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है, जहां पर आपकी जो यूनियन होती है ना, वो क्या करती है, पहले जो बेनिफिट्स है वो किसको प्रोवाइड कर देती है, एम्प्लॉयर को बेनिफिट्स प्रोवाइड कर देती है। मतलब जो पीछे वाले बेनिफिट्स है वो किसको देती है, एम्प्लॉयर को। कैसे, जैसे कि अगर ट्रेड यूनियन एग्री कर जाती है कि जॉब की सिक्योरिटीज के लिए वो जो है कम वेजेस पर भी काम करने को तैयार है। मतलब अगर उसको ये लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन में अब हमें यहाँ से नहीं निकालेंगे पूरी लाइफ टाइम में, तो वो कम वेजेस पर काम करने के लिए भी तैयार रहती है। कोई कंसेशन हो जाता है उनके बीच में, उनको कंसेशन मिल जाता है। यहाँ पर एम्प्लॉयर को कंसेशन मिल जाता है कि वो कम वेजेस में काम करेंगे, और एम्प्लॉय को मिल जाता है एक जॉब सिक्योरिटी कि यस उनकी जॉब कहीं भी नहीं जाएगी। तो इसको बोलते हैं कंसेशनरी बार्गेनिंग। ठीक है, तो ये आपको इतने इसके टाइप समझ में आए जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आती है आपकी कलेक्टिव बार्गेनिंग की प्रोसेस क्या है, आपको ये प्रोसेस लर्न करनी होगी, इसके स्टेप्स। तो प्रोसेस में क्या आता है, देखो सबसे पहले आता है प्रिपेयर करना, देन डिस्कस करना, देन प्रपोज करना, देन बार्गेन करना और फिर सेटलमेंट करना। तो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले आते हैं प्रिपेयर करना। तो प्रिपेयर करने में क्या होगा, अगर मैं बात करूं कलेक्टिव बार्गेनिंग में, तो ये जो फेस होता है आपका, इसके अंदर क्या है, ये इन्वॉल्व करता है कंपोजिशन ऑफ अ नेगोशिएटिंग टीम। जो नेगोशिएटिंग टीम, जो पार्टी, आप जिन पार्टीज के बीच में समझौता करना है उसकी टीम को डेवलप। मतलब देखो सबसे पहले कलेक्टिव बार्गेनिंग करने के लिए आपको सबसे पहले प्रिपेयर तो करना पड़ेगा ना, कि किसके बीच में हमें समझौता करना है, किस टॉपिक पर समझौता करना है। ठीक है, मतलब बेसिकली आप पार्टीज को रेडी करोगे, जिसके अंदर क्या होगा कि वो नेगोशिएट करेगी, उन टीम्स को तैयार करोगे जो कि आपस में समझौता करेगी। तो जो नेगोशिएटिंग टीम जो होती है उसके अंदर कौन कौन आ सकता है, दोनों पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव, उनकी एडिक्वेट नॉलेज और स्किल्स के साथ। दोनों पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन, आपके उस साइड से एम्प्लॉयर के साइड से उनके एम्प्लॉइज के टीम मेंबर्स आएंगे, टॉप मैनेजर्स आएंगे, और एम्प्लॉय के साइड से कौन आएंगे आपके, बताओ एम्प्लॉय की साइड से आपके कौन आएंगे, ट्रेड यूनियन का पर्सन आएगा। ठीक है, और उनके पास जो है मतलब उसी को ही सिलेक्ट करते हैं वो एज अ मेंबर, एज अ लीडर, एज अ यूनियन, जो कि जिसके पास स्किल्स होती है, नॉलेज होती है। तो इस फेज के अंदर क्या करते हैं, एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव और यूनियन एग्जामिन जो है वो अपनी अपनी सिचुएशन को चेक करेंगे, ताकि वो उन इश्यूज को डेवलप कर सके जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर उनको नेगोशिएशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पर की जाएगी वो क्या होती है, डिटरमाइन करना कि एक्चुअल में कोई रीजन है भी या नहीं है नेगोशिएट करने का, किस बात पर वो आपस में सलाह मशवरा करे, किस बात पर वो समझौता करे, क्या कोई कारण है भी उनके पास। तो जो करेक्ट अंडरस्टैंडिंग होती है ना, मेन जो प्रॉब्लम्स की, वो यहाँ पर कवर की जाती है।
ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, प्रिपेयर, जहां पर क्या है टीम को प्रिपेयर किया जाता है जो कि आपस में क्या करेगी, समझौता करेगी। उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप आपका आता है डिस्कस करना। अब यहाँ पर जो पार्टीज आई, जो भी दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के साइड के रिप्रेजेंटेटिव आए, वो क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे क्या चीज, ग्राउंड रूल्स दैट विल गाइड द नेगोशिएशन। वो उन रूल्स को जो है डिसाइड करेंगे जो कि नेगोशिएशन को गाइड करेंगे। नेगोशिएशन जब भी करेंगे तो उन रूल्स को ध्यान में रखकर करेंगे। तो process well begun is half done, and this is no less true in case of collective bargaining. An environment of mutual trust and understanding is also created so that collective bargaining agreement would be reached. Basically यहाँ पर वही होगा कि रूल्स को डिस्कस किया जाएगा और दोनों पार्टी जो है आपस में जो है एक ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ताकि वो जो है किसी ना किसी एग्रीमेंट पर पहुंच सके। क्योंकि अगर उनके बीच में ट्रस्ट नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, तो कोई किसी की बात ही नहीं सुनेगा। एक अपनी बोलता रहेगा, दूसरा अपनी बोलता रहेगा, फिर क्या फायदा, राइट। तो यहाँ पर क्या है, दोनों पार्टीज आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है, डिस्कस करती है सेकेंड पॉइंट में। फिर आता है आपका थर्ड पॉइंट, दैट इज प्रपोज। अब यहाँ पर क्या होगा प्रपोज वाले पॉइंट में, अब यहाँ देखिए इस फेज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं इनिशियल ओपनिंग स्टेटमेंट एंड द पॉसिबल ऑप्शन दैट एग्जिट टू रिजॉल्व देम। मतलब हर एक पार्टी अपनी शुरुआत कर देती है, ठीक है, अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट रखती है कि एम्प्लॉयर की रिप्रेजेंटेटिव क्या चाहता है और एम्प्लॉय का रिप्रेजेंटेटिव क्या चाहता है, और वो उनके सामने ऑप्शंस भी रखती है कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, अगर आपके पास कोई भी इश्यू है आप उसके ये सोल्यूशन हो सकते हैं। तो वो ऑप्शंस भी रखती है ताकि जो है उनको सॉल्व करने के लिए जो है ऑप्शंस उनके पास हो। तो हम कह सकते हैं कि ये फेज जो है ये डिस्क्राइब करता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है गाइस, आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या है, जब बहुत सारे आइडियाज जो है वो आते हैं अलग अलग पर्सन्स के माइंड से, तो आइडियाज को कलेक्ट करना। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, आइडियाज को कलेक्ट करने की कोशिश की जाती है। एम्प्लॉयर अपने अपने व्यू पॉइंट से अपने अपने आइडियाज रखता है और एम्प्लॉय अपने अपने रखता है। तो यहाँ पर एक्सचेंज होता है मैसेजेस का, और जो दोनों पार्टीज की ओपिनियंस जो होते हैं ना, वो जो है उनको कलेक्ट किया जाता है, उनको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रपोज। समझ में आया। फिर उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आता है, बार्गेन। अब देखो क्या हुआ, सबसे पहले प्रिपेयर कर लिया, टीम तैयार कर ली, उसके बाद में क्या हुआ, डिस्कस कर लिया, मतलब रूल्स कर लिए, रूल्स बता दिए आपस में क्या होने चाहिए, और एक ट्रस्ट क्रिएट करने की कोशिश की। फिर उसके बाद में प्रपोज में बता दिया कि एम्प्लॉयर क्या चाहता है, एम्प्लॉय क्या चाहता है, दोनों ने अपने अपने पॉइंट रख दिए, अपने अपने ऑप्शंस रख दिए। अब बार्गेन, अब यहाँ पर नेगोशिएशन होगा, और नेगोशिएशन आर इजी इफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड इज अडॉप्टेड। मतलब अगर दोनों पार्टी का एटीट्यूड ऐसा होगा कि उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो नेगोशिएशन करना इजी हो जाएगा। ये स्टेज के अंदर क्या क्या आती है, कॉम्प्राइज द टाइम when what if and proposals are set forth and the drafting of agreement take place। मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाती है कि हर एक की क्या है, व्हाट इफ एंड प्रपोजल्स, ये सब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो है ये देखा जाता है कि दोनों पार्टीज क्या तैयार भी है एक दूसरे को सुनने में, क्या दोनों पार्टीज में कहीं ऐसा ना हो कि वो प्रॉब्लम को सोल्व करने की सोच ही नहीं रही। अब एम्प्लॉयर ने कोई सजेशन रखे, एम्प्लॉय ने कोई सजेशन रखे, अगर दोनों ही चाहेंगे प्रॉब्लम को सोल्व करना तो किसी ना किसी बात पर तो एग्री करेंगे ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, बार्गेनिंग होना शुरू हो जाती है। मतलब कि एग्रीमेंट जो है दोनों अपनी अपनी बात बताते हैं, और दोनों जिस बात पर सहमत हो जाएंगे तो एक पूरा ड्राफ्ट तैयार करने की कोशिश करते हैं एग्रीमेंट की, कि यस हमारा जो एग्रीमेंट है वो ऐसे ऐसे बन सकता है जहां पर हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो बार्गेन के अंदर क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ समझौता करना शुरू करते हैं, दोनों एक दूसरे की बातें मानना शुरू कर देते हैं, कि इस एग्रीमेंट अपना दे देते हैं कि यस हम इस बात पर एग्री है या नहीं है। और लास्ट में फाइनल सेटलमेंट जब क्या हो जाती है, फाइनल एग्रीमेंट बन जाता है। तो अगर एक पार्टीज, वंस द पार्टीज आर थ्रू विद द बार्गेनिंग प्रोसेस, एक बार अगर पार्टीज बार्गेनिंग प्रोसेस से निकल गई ना, तो एक कॉन्सेंसुअल एग्रीमेंट क्या होता है बच्चों, कॉन्सेंसुअल एग्रीमेंट होता है एक ऐसा एग्रीमेंट जहां पर दोनों पार्टीज अपनी सहमति दे देती है। तो एक कॉन्सेंसुअल एग्रीमेंट पर पहुंचा जाता है upon wherein both the parties agree to a common decision regarding the problem or the issues। तो यहाँ पर फाइनली दोनों पार्टीज जब एक ही प्रॉब्लम, एक ही इश्यूज के एक ही सॉल्यूशन पर पहुंच जाती हैं, तब फाइनली जाकर जो है कॉन्सेंसुअल एग्रीमेंट बन जाता है।
तो दिस स्टेज इज डिस्क्राइब्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ इफेक्टिव जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्रीमेंट थ्रू शेयर्ड विजन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड नेगोशिएटिंग चेंज। तो बेसिकली यहाँ पर आपकी जो ये प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर सब कुछ शेयर कर दिया जाता है कि उनकी प्लानिंग क्या होगी, उनका विजन क्या होगा और उनके क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं वो सब। तो ये थी आपकी कलेक्टिव बार्गेनिंग की प्रोसेस, जिसमें हमने 5 स्टेप कौन कौन से किए। सबसे पहले प्रिपेयर, यहाँ पर टीम को प्रिपेयर किया जाएगा जो कि नेगोशिएशन करेगी। फिर डिस्कस किया जाएगा, दोनों पार्टीज आपस में रूल करेगी, एक रूल्स बताएगी, एक दूसरे को गाइड करेगी, ट्रस्ट क्रिएट करने की कोशिश करेगी। फिर प्रपोज में क्या करेगी, अपनी अपनी स्टेटमेंट रखेगी, अपने अपने ऑप्शंस बताएगी। फिर बार्गेन में वो क्या करेगी, समझौता करने की कोशिश करेगी, किसी एक सॉल्यूशन पर पहुंचने की कोशिश करेगी। और सेटलमेंट में वो फाइनली क्या है, सेटलमेंट कर देगी, जब दोनों पार्टीज जो है वो क्या करेगी, अपनी अपनी किसी बात पर पहुंच जाएगी और किसी एक ही सॉल्यूशन पर आकर दोनों पार्टीज अपना एग्रीमेंट दे देगी, दोनों अपना यस दे देगी, तो उसे बोलेंगे सेटलमेंट हो गया। तो ये था आपका पूरा कलेक्टिव बार्गेनिंग का टॉपिक, जहां हमने इसके टाइप्स कवर किए, इसकी प्रोसेस को कवर किया और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की और इसका मीनिंग किया। तो आई होप गाइज आप लोगों को जो है ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक रहता है वो रहेगा हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल।